हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन कक्षा 6 का है। कक्षा 6 के पाठ 4 पृथ्वी की गतियां। कक्षा 6 पाठ 4 पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी और हमारा जीवन से लिया गया है। इस पाठ को कंठस्थ करने के लिए जितने बहुविकल्पी प्रश्नों की आवश्यकता थी कि बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा इस पाठ को अच्छी तरह से कंठस्थ किया जा सकता है, उतने बहुविकल्पी प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया है। इस पाठ से बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो रही, पर पाठ महत्वपूर्ण है आपके भविष्य के लिए भी। पाठ की जानकारी सही तरीके से हो, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्न ज़्यादा लिए गए हैं। तो चलिए इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ को कंठस्थ कराने का प्रयास करता हूं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का ये परिभ्रमण है भाई, परिभ्रमण है। पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव कहलाता है या पृथ्वी की गतियां कहलाती हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का परिक्रमण। ऑप्शन बी पृथ्वी का परिभ्रमण। ऑप्शन सी पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव। ऑप्शन डी पृथ्वी की गतियां। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का परिभ्रमण। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना क्या कहलाता है? पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना क्या कहलाता है? पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है, पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है, पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव कहलाता है, पृथ्वी की गतियां कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने अंश झुका हुआ है? पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने अंश झुका हुआ है? 23.5 अंश झुका हुआ है, 66.5 अंश झुका हुआ है, 90 अंश झुका हुआ है या 180 अंश झुका हुआ है? प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने अंश झुका हुआ है? तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा 23.5 अंश झुका हुआ है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाता है? पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाता है? तो 30 अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है या 66.5 अंश का कोण बनाता है? प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाता है?
तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा 66.5 अंश का कोण बनाता है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 यहाँ भी है, प्रश्न अलग है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए कितने घंटे में एक घूर्णन पर पूरा करती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए कितने घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है? 12 घंटे में पूरा करती है, 24 घंटे में पूरा करती है, 29 घंटे में पूरा करती है या 36 घंटे में पूरा करती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए कितने घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है? तो ये एक घूर्णन पूरा करती है 24 घंटे में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। घूर्णन की इस समय अवधि को क्या कहते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। घूर्णन की इस समय अवधि को क्या कहते हैं? पखवाड़ा कहते हैं, अर्धमास कहते हैं, पृथ्वी दिवस कहते हैं या चंद्र दिवस कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। घूर्णन की समय अवधि को कहते हैं पृथ्वी दिवस। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं? पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं? वार्षिक गति के कारण, दैनिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण? प्रश्न नंबर 6 पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं? तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7 सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम गति करते हुए दिखाई देते हैं, किस कारण ऐसा दिखाई देती है? सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम गति करते हुए दिखाई देते हैं, किस कारण ऐसा दिखाई देता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के विपरीत, सौर मंडल के विपरीत, पुच्छल तारा के विपरीत या ध्रुव तारा के विपरीत? प्रश्न नंबर 4 सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम गति करते हुए दिखाई देते हैं, किस कारण ऐसा दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। पृथ्वी पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करते हैं उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वृत्त कहते हैं या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं या उपर्युक्त दोनों कहते हैं या उपर्युक्त में से दोनों गलत हैं? प्रश्न नंबर 8 पृथ्वी पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वृत्त कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, उपर्युक्त दोनों कहते हैं या उपर्युक्त में से दोनों गलत हैं? तो पृथ्वी पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश और प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी
दोनों कहते हैं, उपर्युक्त दोनों कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या कारण है? पृथ्वी की घूर्णन गति के क्या कारण हैं? क्रमशः दिन और रात होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। या ऑप्शन बी, सूर्य चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। या ऑप्शन सी, उपर्युक्त सभी प्रभाव सही हैं। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई भी प्रभाव सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी की घूर्णन गति के क्या कारण हैं? तो क्रमशः दिन और रात होते हैं। सूर्य चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम की दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। और ये दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी प्रभाव सही हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। ये परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है? प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यह परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है? 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। या 366 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। या 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। या 364 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यह परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए, 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। या ऑप्शन बी, 366 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। या ऑप्शन सी, 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। या ऑप्शन डी, 364 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यह पृथ्वी की कौन सी गति कहलाती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार में कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी करती है। या पृथ्वी की कौन सी गति कहलाती है? तो परिक्रमण गति कहलाती है। या वार्षिक गति कहलाती है। या अर्धवर्ष कहलाती है। या ऋतु परिवर्तन। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। या पृथ्वी की कौन सी गति कहलाती है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा परिक्रमण गति। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। आधे वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? आधे वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 27 दिन की होती है, 28 दिन की होती है, 29 दिन की होती है, या 23 दिन की होती है? प्रश्न, ये भी प्रश्न इसको भी नोट कर लेंगे, नंबरिंग सुधार लेंगे। आधे वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 27 दिन की होती है, 28 दिन की होती है,
29 दिन की होती है या 23 दिन की होती है? तो आधे वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। आधे वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो आधे वर्ष में फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 12, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात होता है, बरसात होती है या गर्मी होती है? प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, रात और दिन होता है, बरसात होती है या ऑप्शन डी गर्मी होती है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऋतु परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितने किलोमीटर है जो बदलती भी रहती है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी किलोमीटर है जो बदलती रहती है? इसी बदलते रहने के कारण प्रश्न में लगभग शब्द दिया गया है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितने किलोमीटर है जो बदलती रहती है? तो 12 करोड़ किलोमीटर है या 13 करोड़ किलोमीटर है या 14 करोड़ किलोमीटर है या 15 करोड़ किलोमीटर है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 नहीं, प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। किस तारीख को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है जिसे उपसौर कहा जाता है? किस तारीख को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है जिसे उपसौर कहा जाता है? तो 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है पृथ्वी, या 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, या 21 जून को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, या 22 दिसंबर को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है? तो किस तारीख को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है जिसे उपसौर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। किस तारीख को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है जिसे अपसौर कहा जाता है? किस तारीख को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है जिसे अपसौर कहा जाता है? 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, या 23 सितंबर को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, या 21 जून को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, या 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर होती है जिसे अपसौर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश
एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, सूर्याताप कहते हैं, उपसौर कहते हैं या अपसौर कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, सूर्याताप कहते हैं, उपसौर कहते हैं या अपसौर कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्याताप कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी होती तो परिक्रमण गति का क्या प्रभाव पड़ता? यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी होती तो परिक्रमण गति का क्या प्रभाव पड़ता? ऋतु परिवर्तन नहीं होता, वर्ष भर दिन रात बराबर होते, दिन रात की अवधि 12-12 घंटे होती। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 17, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी होती तो परिक्रमण गति का क्या प्रभाव पड़ता? ऋतु परिवर्तन नहीं होता, वर्ष भर दिन रात बराबर होते। ऑप्शन सी दिन रात की अवधि 12-12 घंटे की होती। तो ये तीनों बातें होती हैं भाई, तीनों। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी होती तो परिक्रमण गति का प्रभाव पड़ता कि ये तीनों बातें होती। तो इस प्रकार आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ऊपर सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य की गति क्या प्रतीत होती है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने के कारण पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य की गति क्या प्रतीत होती है? तो वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है, या सूर्य वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में अधिक सूर्यताप प्रदान करता है, या सूर्य वर्ष के 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्यताप प्रदान करता है, या ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य की गति क्या प्रतीत होती है? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23 अंश झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य की गति क्या प्रतीत होती है? वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता है। सूर्य वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में अधिक सूर्यताप प्रदान करता है। सूर्य वर्ष के 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्यताप प्रदान करता है। तो ये तीनों बातें सही हैं, तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 19, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? 21 जून को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? तो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, या मकर रेखा पर सीधा चमकता है, या आर्कटिक रेखा पर सीधा चमकता है, या अंटार्कटिक रेखा पर सीधा चमकता है। प्रश्न नंबर 19, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 यहाँ भी है, प्रश्न अलग है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य का उत्तरायण होना कहते हैं, या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, या ए और बी? बी है भाई, ये बी।
ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं या ऊपर सभी ऑप्शन गलत हैं। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19 यहाँ भी है पर प्रश्न अलग है। किस समय उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में रात होती है। प्रश्न नंबर 19 किस समय उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध के आर्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में रात होती है। तो जब सूर्य का उत्तरायण होता है या ग्रीष्म संक्रांति होती है या जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। जब सूर्य का उत्तरायण होना होता है या ग्रीष्म संक्रांति होती है या जब जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं और सही ऑप्शन सही हैं तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20 जब कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है, अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में पूरे भाग में रात होती है। ऑप्शन फिर से देख लें। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है, अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में पूरे भाग में रात होती है। तो ये चारों बातें सही हैं तो आपका उत्तर सही होगा। उपर्युक्त सभी प्रभाव होते हैं। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी प्रभाव होते हैं। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सीधा चमकता है या आर्कटिक रेखा पर सीधा चमकता है या मकर रेखा पर सीधा चमकता है या अंटार्कटिक रेखा पर सीधा चमकता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं। सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं या मकर संक्रांति कहते हैं या शीत क्रांति कहते हैं या उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। तो प्रश्न नंबर 23 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो इस स्थिति को कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना, मकर संक्रांति, शीत संक्रांति, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 ये भी है पर प्रश्न अलग है। 22 दिसंबर को किस रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप होता है। 22 दिसंबर को किस रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। अंटार्कटिक रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है 22 दिसंबर को या 22 दिसंबर को आर्कटिक रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है या कर्क रेखा पर
22 दिसंबर को सर्वाधिक सूर्याताप प्राप्त होता है, या मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सर्वाधिक सूर्याताप प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 23, 22 दिसंबर को किस रेखा पर सर्वाधिक सूर्याताप प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, मकर रेखा पर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 24, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न नंबर 24, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए देखें, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है। ऑप्शन ए, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है। ऑप्शन बी, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। ऑप्शन बी, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ऑप्शन डी, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ऑप्शन डी, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इस प्रकार ये चारों बातें होती हैं, तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी क्रियाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? भूमध्य रेखा पर, या विषुवत वृत्त पर, या अक्षांश रेखा पर, या ऊपर? सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 25, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। किस रेखा पर सीधा चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? तो वो चमकता है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसका प्रभाव क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तो इसका क्या प्रभाव होता है? ना तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, ना तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन रात की अवधि समान होती है। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन 12 घंटे और रात 12 घंटे की होती है। ऊपर सभी ऑप्शन सही हैं। फिर से ऑप्शन देखें। पहले प्रश्न, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तो इसका प्रभाव क्या होता है? ना तो सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर झुका होता है, ना तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन रात की अवधि समान होती है। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन 12 घंटे और रात 12 घंटे की होती है। तो इस प्रकार जब चारों ऑप्शन सही हैं, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। ऊपर सभी ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 27, किस तारीख को विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्याताप होता है? प्रश्न नंबर 27, किस तारीख को विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्याताप होता है, सूर्याताप प्राप्त होता है? 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्याताप प्राप्त होता है, या 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्याताप प्राप्त होता है? या दोनों ऑप्शन सही हैं, या दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 27,
21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? 21 मार्च को वसंत विभू होता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को शरद विषु होता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है, या ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 28, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? 21 मार्च को वसंत विभू होता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को शरद विभू होता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ऑप्शन सी ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है, या ऑप्शन डी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही हैं। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी ए और बी ऑप्शन दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29, किन तारीखों के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है? किन तारीखों के मध्य उत्तरी ध्रुव की ओर सूर्य झुका होता है? 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य, या 21 जून से 23 सितंबर के मध्य, या 23 सितंबर से 22 जनवरी के मध्य, या 22 दिसंबर से 22 जनवरी के मध्य। किन तारीखों के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है? तो 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। प्रश्न नंबर 29, 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव किस तारीख को अधिकतम होता है? प्रश्न नंबर 29, 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ये झुकाव किस तारीख को अधिकतम होता है? तो 21 जून को अधिकतम होता है, या 31 मार्च को अधिकतम होता है, या 22 जुलाई को अधिकतम होता है, या 15 सितंबर को अधिकतम होता है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 21 जून को अधिकतम होता है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। इस झुकाव का क्या प्रभाव पड़ता है? 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। इस झुकाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए, इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है। इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन होता है, या ए और बी सही है। तो प्रश्न नंबर 30, 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। इस झुकाव का प्रभाव पड़ता है। इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है, दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है, और ए बी दोनों सही है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए बी सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाएं। किन तारीखों के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है?
किन तारीखों के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है? तो 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य, या 23 अक्टूबर से 21 अप्रैल के मध्य, या 23 नवंबर से 21 जून के मध्य, या 23 दिसंबर से 21 जुलाई के मध्य। प्रश्न नंबर 31, किन तारीखों के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है? तो ये झुका होता है 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य, 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव किस तारीख को अधिकतम होता है? यह झुकाव किस तारीख को अधिकतम होता है? तो 22 अक्टूबर को यह झुकाव अधिकतम होता है, या 22 दिसंबर को झुकाव अधिकतम होता है, या 22 जनवरी को झुकाव अधिकतम होता है, या 22 फरवरी को झुकाव अधिकतम होता है। 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ये झुकाव किस तारीख को अधिकतम होता है? तो ये झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। 22 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। इस अवधि में क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 32, 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। इस अवधि में क्या प्रभाव पड़ता है? इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन और उत्तरी ध्रुव पर रात होती है, या ऑप्शन बी इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन और दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है, या ए ऑप्शन सही बी ऑप्शन गलत है, या ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्न नंबर 32, 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। तो इस अवधि में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन और उत्तरी ध्रुव पर रात होती है, यानी ऑप्शन ए सही है। इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन और दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए सही है, बी ऑप्शन गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 33, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है, या ए और बी सही होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है, या ए और बी दोनों सही है। प्रश्न नंबर 33, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है, या ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो चलिए भाई इसका उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाएं।
जहाँ पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, क्षितिज कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं या उष्ण कटिबंध कहते हैं। जहाँ पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 36। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सर के ऊपर होता है। इसलिए यह सूर्य सर्वाधिक सूर्यताप प्रदान करता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं या शीत कटिबंध कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 37। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी सर के ठीक ऊपर नहीं होता। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं या कर्क संक्रांति कहते हैं। प्रश्न नंबर 37। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी सर के ठीक ऊपर नहीं होता। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 पे आ जाएं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 38। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं या मकर संक्रांति कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को कहते हैं शीत कटिबंध। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न थे जिनके द्वारा पाठ को अच्छी तरह आपको कंठस्थ कराने का प्रयास किया गया है। अब आपकी पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उन अभ्यासों को भी इसमें हल करा के आपके पास भेजा जा रहा है। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए।
तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण अयनांत कहते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तब दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण अयनांत कहते हैं। प्रश्न सी, प्रदीप्त वृत्त से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। प्रदीप्त वृत्त से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर डी, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव का विवरण दीजिए। पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव का विवरण दीजिए। तो नंबर 1, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्रमशः रात और दिन होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्रमशः रात और दिन होते हैं। नंबर 2, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न ई, पृथ्वी के ताप कटबंधों का वर्णन कीजिए। पृथ्वी के ताप कटबंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखें, पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटबंध हैं। उष्ण कटबंध, शीतोष्ण कटबंध और शीत कटबंध। पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटबंध हैं: उष्ण कटबंध, शीतोष्ण कटबंध और शीत कटबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सर के ऊपर होता है, इसलिए सूर्य से सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। इसे उष्ण कटिबंधी कहते हैं। अगला देखें, कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की ओर जाने पर
ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त और कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। आगे देखें, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, कारण बताइए। प्रश्न ए है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। क्यों होता भाई, कारण बताएं। तो उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 अंश का कोण बनाती है। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 अंश का कोण बनाती है, इसलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है। इसलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। इसलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब वहाँ 6 माह का दिन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न बी, लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में होता है। कारण बताएं। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष 6 घंटे के हिसाब से एक दिन पूरा होने से 366 दिन हो जाते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं। इस वर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3 देखें, सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। तो प्रश्न है ए, 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में नहीं भाई, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। गलत। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। हाँ सही। वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं। गलत। हाँ, वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, तो ये यहाँ पे वार्षिक गति के कारण दिन रात नहीं होते हैं, दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं। गलत। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घ वृत्ताकार है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घ वृत्ताकार है। गलत। चलिए, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा। चौथा देखें। चौथा, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घ वृत्ताकार है। सही। गलत। ए गलत, बी सही, सी गलत,
डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सही मिलान कीजिए। उपसौर वसंत विभू, अपसौर शिशिर विभू। 4 जुलाई, 23 सितंबर, 3 जनवरी, 21 मार्च। तो चलिए, उपसौर होता है कई तारीख को? 3 जनवरी को। फिर वसंत विभू होता है 21 मार्च को। अपसौर होता है 4 जुलाई को। अपसौर 4 जुलाई को। और शिशिर विभू होता है 23 सितंबर को। तो इस प्रकार ये मिलान हो गया। उपसौर 3 जनवरी, वसंत विभू 21 मार्च, अपसौर 4 जुलाई और शिशिर विभू 23 सितंबर को। तो इस प्रकार ये मिलान हो गया है। तो चलिए, ये पाठ थोड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा था, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो गई है। प्रश्न बड़ा, पाठ बड़ा होने एवं महत्वपूर्ण होने के कारण बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। हम आशा करते हैं इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको पाठ के बारे में सही जानकारी, सही दिशा मिलेगी। आपको पाठ बिना मेहनत किए कंठस्थ हो सकता है यदि आप सेशन को 2-3 बार देखें और नोटबुक में लिख लें। तो चलिए, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।